आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग कब मानते हैं, लिविंग मानने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको फिलफिल करने के बाद हम लोग ऑर्गेनिज्म को लिविंग के कैटेगरी में रख देते हैं। ऐसा ही सेल के साथ भी होता है। जब हम लोग पढ़ते हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो किसी भी लिविंग को जो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ एसेंशियल वर्क करने पड़ते हैं, वही सारे वर्क अपने सेल कंपोनेंटों की मदद से करता है। इतना लंबा सा जो मैंने अभी कहा, उसका मतलब ऐसा है कि सेल के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनल उसको लिविंग बनाते हैं, एक साथ मिलके काम करके। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में जब आप डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो एक साथ मिलके परफॉर्म करते हैं और सेल के अंदर होने वाले बहुत सारे एक्टिविटीज को। जब हम लोग सेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को भी जान लेते हैं। 1665 में सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की हेल्प से रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क सेल में सबसे पहले एक कंपोनेंट लाइक स्ट्रक्चर देखा था और जिसका नाम उन्होंने सेल रख दिया। आगे की तरफ चलते हैं, हमें मिलेगा सेल थियोरी के बारे में जानने को। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन लिविंग थिंग एंड द सेल कम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल। का मतलब ऐसा है कि सेल थियोरी हमें बताता है कि सेल जो भी हमारे सामने अभी है वो किसी ना किसी एग्जिस्टिंग सेल का पार्ट ही था। एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट जो हमें सेल थियोरी बताता है वो ऐसा कि किसी बड़े से ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाथी, अगर आप उसके भी किसी एक सेल को लेंगे, उसके अंदर पाए जाने वाला स्ट्रक्चर, और एक छोटा सा जीव हाथी के कंपैरिजन में चूहा, अगर उसके अंदर के भी आप सेल को लेंगे तो उनके बीच का जो स्ट्रक्चर होगा, सेल का स्ट्रक्चर, वो सिमिलर होगा। नेक्स्ट वन इज, हमारे पास दो तरह के सेल के टाइप हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। जब हम लोग बात प्रोकैरियोटिक सेल की करते हैं तो ये प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप का सेल होता है। पुराना कहने से मतलब है कि इसके सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। मॉडिफिकेशन से मेरा मतलब है कि उसके ऊपर ना ही किसी तरह की कोई कोटिंग है, ना ही वो कोई स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। और हमारे यूकैरियोटिक सेल में इसी का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑल सेल वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हैव सम कॉमन फीचर्स। तो आइए देखते हैं एक एक करके दोनों के बारे में। जब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी कि इनके ऊपर, इनके न्यूक्लियस के ऊपर ना ही कोई मेम्ब्रेन होता है और ना ही इनके अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनल पाया जाता है जो मेम्ब्रेन से ढका होता है। इनके अंदर पाए जाने वाला, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाला डीएनए सर्कुलर शेप का होता है और ये प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डेवलप, लीनियर इन शेप, और जो अदर ऑर्गेनल्स हैं उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन की एक कवरिंग पाई जाती है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेल को लिविंग रखने में उसके बहुत सारे कंपोनेंट हेल्प करते हैं, तो वो बहुत सारे कंपोनेंट जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनल्स आर द स्ट्रक्चर दैट इनेबल द सेल टू लाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। एक सेल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, उसका जो आउटर कवरिंग, अगर हम लोग एनिमल सेल की बात कर लें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर साइटोप्लाज्मा, और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ये सेल ऑर्गेनल है। ये सब अपना स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और सेल को लिविंग रखने में मदद करते हैं। एक एक करके इन ऑर्गेनल्स के बारे में देखते हैं। हमारे सामने सबसे पहले आया सेल मेम्ब्रेन। अगर हम लोग बात कर लें सेल मेम्ब्रेन की तो इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ चीज़ों को, सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर जाने देता है। या तो सेल को इसकी रिक्वायरमेंट हो, या फिर सेल उसके डिमांड कर रहा है कि पार्टिकुलर माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमें भेजा जाए, जिसकी वजह से हम अपने एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए
उन्हीं सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ या फिर सेल से बाहर की तरफ एक्सचेंज करता है। यही इसका काम है, इसकी वजह से इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आउटर लेयर ऑफ सेल है जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है, और अलाउ करता है न्यूट्रिएंट्स को सेल के इनसाइड मूव करने के लिए और वेस्ट को आउटसाइड सेल की तरफ मूव करने के लिए, और ये एक डोर की, दरवाजे की तरह काम भी करता है। तो इसको गेट भी कहते हैं, कि गेट है जो सिटी के अंदर जाने में आपको हेल्प करेगा। सिटी एज एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे। अगर आप सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाते हैं तो आपकी मुलाकात साइटोप्लाज्म से होगी। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड है जो कि सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स को होल्ड करता है, मतलब उनको स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें ऑर्गेनल्स अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब एक्टिविटी को परफॉर्म करने का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर न्यूक्लियस ने कोई प्रोटीन बनाया तो वो डायरेक्टली प्रोटीन को कहीं हैंड से पिक करके ड्रॉप तो करेगा नहीं, उसको किसी एक मीडियम में पास करेगा। वही मीडियम है साइटोप्लाज्म, जहां उसने भेजा मतलब जो भी प्रोटीन बना न्यूक्लियस के अंदर वो साइटोप्लाज्म में आया, और उसे कहाँ जाना है, उसका क्या मॉडिफिकेशन होना है, बाद बाकी जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो डिसाइड करेंगे। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज द न्यूक्लियस, और ये तो कंट्रोल यूनिट है सेल का। ये न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोल यूनिट इसलिए बोलते हैं कि अगर हम लोग एग्जांपल लें अपने शहर में मेयर्स के ऑफिस का, जैसे शहर में मेयर डिसाइड करते हैं कि क्या नीड है शहर की, कैसे इसको फुलफिल किया जाए, उसी तरह सेल की क्या रिक्वायरमेंट है, सेल क्या प्रोसेस करेगा, सेल में क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, जितनी भी तरह के एक्टिविटी सेल में हो रहा है उसको रेगुलेट करने का काम न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसीलिए इसको कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल कहते हैं। और आगे चलते हैं तो में मुलाकात होगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर सेंटर ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहने का मतलब है कि सेल में अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सेल में अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो इसका फुलफिलमेंट, तब इसका जो डिमांड फुलफिल करेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया ही करेगा, क्योंकि वो एटीपी का सिंथेसिस करता है। एटीपी का सिंथेसिस करेगा। एटीपी का सिंथेसिस करने के लिए इसके पास दो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन से कुछ आयंस को वो अंदर लेता है, आयंस चैनल से फिर वो एटीपी में कन्वर्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पे जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे स्पेशली तो उसके बारे में बताया जाएगा, बट अभी हमें इतना जान लेना है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, मतलब सेल के अंदर अगर एनर्जी की डिमांड है तो उसको फुलफिल माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, और इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ द सेल भी कहते हैं। वी टॉक अबाउट राइबोसोम। अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन का सिंथेसिस अगर सेल में कहीं हो रहा है तो वो राइबोसोम के हेल्प से ही हो रहा है, और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। साइट वेयर प्रोटीन्स आर मेड भी कह सकते हैं आप, सेल पार्ट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द सेल। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब कि सेल में अगर किसी चीज को मूव करना है फर्दर तो वो मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आगे हम लोग गोल्गी बॉडी में डिस्कस करेंगे कि उसमें भी मूवमेंट के कंपोनेंट्स को टैग किया जाता है, फिर वो मोशन करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। बट यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अगर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें जो कि न्यूक्लियर पोर के बाहर एक मेम्ब्रेन सिस्टम है जो लगा रहता है, अगर उसमें से कुछ भी प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद निकला और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आया तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको एक पाथवे प्रोवाइड करेगा। इफ यू टॉक अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद में दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ यू टॉक अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम का अटैच हो जाना। अब अगर किसी प्लेन सरफेस पे आपने कोई दूसरी स्ट्रक्चर को वहां पे पेस्ट कर दिया तो आपको कुछ वो सरफेस अनइवन लगेगा, उबड़ खाबड़, तो इसीलिए उसको रफ सरफेस कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे राइबोसोम अटैच है। इसका उल्टा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी भी तरह का कोई राइबोसोम का अटैचमेंट नहीं देखने को मिलता है एंडोप्लाज्मिक के वॉल पे।
तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। जहां अटैचमेंट नहीं है उसका रोल चेंज हो जाता है। और इसके आगे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानने को मिलेगा। कैमिलो गोल्गी साहब ने इसे डिस्कवर किया था और इसमें दो फेज होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस फेज में कोई भी ऑर्गेनल्स अगर उसको कहीं सेल में मूव करना है तो वो पहले सिस फेज से अटैच होगा। इसके अंदर गोल्जी बॉडी के अंदर टैगिंग का काम होता है। टैगिंग मतलब अगर किसी भी सेल कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम लोग किसी से रास्ता पूछ लेते हैं कि कहाँ जाएंगे, या फिर किसी एप्लीकेशन की मदद ले लेते हैं। सेल के अंदर ये करना पॉसिबल नहीं है। तो सेल अगर किसी पार्टिकुलर प्लेस पे जाना चाहता है, अगर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि न्यूक्लियस से निकला हुआ कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल लाइसोसोम के अंदर जाना चाहता है या फिर सेल मेम्ब्रेन तक वो पहुंचना चाहता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि किस पार्टिकुलर मेम्ब्रेन के पास मुझे जाना है? तो इसका रास्ता बताता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगर वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहा है तो उस पर पार्टिकुलर टैगिंग होगी और वो टैग बताएगा कि इसे कहाँ जाना है। और वही टैगिंग को लेके अगर वो सेल वॉल के पास जाता है या फिर लाइसोसोम के पास जाता है तो लाइसोसोम भी उसको अपने में अटैच कर लेगा। उसे पता चल जाएगा कि ठीक है, ये न्यूक्लियस की तरफ से मेरे पास कोई मैसेज आया। या फिर सेल मेम्ब्रेन को पता चल जाएगा कि हाँ, इस पार्टिकुलर जो भी कंपोनेंट आ रहा है इसको मुझे आउट करना है सेल से, या फिर जो भी उसमें रिक्वायर्ड मैसेज लिखे हैं उसको मुझे फॉलो करना है। इसको पैकेजिंग हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं गोल्जी बॉडी को। इसका काम पैकेजिंग है, प्रोसेसिंग है, शिपिंग आउट करना है। अगर हम लोग इसके आगे की कंपोनेंट की बात करें तो हमारी मुलाकात लाइसोसोम से होती है। लाइसोसोम जो खुद में सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, इसका काम होता है फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना। अगर कुछ बाहरी फॉरेन पार्टिकल हमारे सेल के अंदर आ गया और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सेल अब सरवाइव नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं हो कि उस फॉरेन पार्टिकल की नंबर को हमारा सेल इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। नहीं, वो खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है कि मेरा नंबर नहीं बढ़े और मेरे अगल बगल के सेल सुरक्षित रहे, बचे रहे। तो इसकी वजह से भी वो अपने अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पंप लगे होते हैं लाइसोसोम के सरफेस पे, जिसके कारण वो अपने कॉन्सेंट्रेशन अपने अपने अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन एसिडिक कर लेता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाद बाकी के कंपोनेंट को डिसॉल्व कर देता है और सेल की लाइसिस हो जाती है। मतलब सेल डेथ कर जाता है। ये लाइसोसोम का रोल है हमारे सेल के अंदर। नेक्स्ट वन इज द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम स्टोरेज ऑफ फूड है, वाटर है, वेस्ट है। ये प्लांट सेल में लार्ज इन से पाया जाता है और एनिमल सेल में स्मॉलर साइज का होता है। अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का। सेल वॉल अगर किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जा रहा है तो वो प्लांट सेल में आएगा। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इसका काम प्रोटेक्शन होता है और सेल के सपोर्ट करने का होता है। एंड द नेक्स्ट अनदर कंपोनेंट दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ये भी प्लांट सेल में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोफिल को कंटेन करता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। और आखिरी में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट और एनिमल सेल के बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में, जैसे न्यूक्लियस है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन है। तमाम तरह की ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों में कॉमन वे में पाए जाते हैं। और यहाँ पे लिखे हुए दो ऐसे कंपोनेंट जैसे कि सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में। और धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।